चलिए आ जाइए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों हेलो हाय बाय सब फर्स्ट पार्ट में हो चुकी थी हमारी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट में आपको पता ही है दोस्तों, हम इसके जो है गठन के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। इसलिए डायरेक्ट मूव करेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की विशेषताओं वाली स्लाइड पर चलते हैं। इन सब पर दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की योग्यता, वेतन, काल, भत्ते, कार्यकाल, महाभियोग वगैरह ये सब डिस्कस हम लास्ट स्लाइड में कर चुके थे और हमने दोस्तों इसको यहाँ पर छोड़ा था। हमारी स्लाइड ये लास्ट में बची हुई थी जिसमें हमें बात करना था सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां या कार्य, ठीक है। दोस्तों क्षेत्राधिकार का मतलब, क्षेत्राधिकार शब्द जब भी आप पढ़ें तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्षेत्राधिकार, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, क्षेत्र प्लस अधिकार, क्षेत्र धन अधिकार, क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो क्षेत्र अधिकार अर्थात कि सर्वोच्च न्यायालय का कितना क्षेत्र पर अधिकार है। तो क्षेत्र का मतलब यहाँ भूमि नहीं हो जाती है दोस्तों, भूमि नहीं हो जाती है, लेकिन भूमि भी इसमें इंक्लूड होगी। कैसे होगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का कितना अधिकार है, किस किस जनता पर अधिकार होगा, किस किस प्रकार का अधिकार होगा, इन सबका वर्णन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी में दोस्तों हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की बात करते हैं, उसी के अंतर्गत हम इसके कार्यों का भी जो है चर्चा इसी में करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का। इस कारण से दोस्तों सबसे ज्यादा पॉइंट में इसी के अंतर्गत लेकर आया हूं, जिसमें 8 पॉइंटों के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट के सभी अधिकार शक्तियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों वन बाय वन करके एक एक करके सभी को समझने का हम प्रयास करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दोस्तों मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि शब्दों के हेर फेर से, शब्दों की चालाकी से आप परिचित हो जाइए, फिर देखिए आपकी चालाकी, शब्दों की चालाकी से आप परिचित हो जाइए, आप इतने चालाक बन जाएंगे कि फिर शब्द आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों शब्दों को पहले समझे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अब ये क्या, एक शब्द को ही पकड़िए, क्या बोल रहा है ये, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अर्थात क्षेत्राधिकार मतलब क्या हुआ दोस्तों, शक्तियां, ठीक है ना। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो प्रारंभिक अर्थात शुरुआत, अर्थात सबसे प्रथम जो पहली है, प्रथम शक्तियों की बात कर रहा है ये। तो प्रथम शक्तियां कैसी होगी देश की दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय किसके लिए है भाई, वाद विवाद को सुलझाने के लिए है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक जो वाद विवाद होंगे वो कैसे आएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, कितना इनको सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, कुल मिलाकर के हम इसको ये कह सकते हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे कौन कौन से अधिकार है जिसमें, जिन मामलों में अगर कोई वाद विवाद उठता है तो डायरेक्टली कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, कहीं और नहीं जाए। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, कोई भी विवाद होता है तो पहले वो या तो अधीनस्थ न्यायालय में जाता है ना, या सत्र न्यायालय में जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी नहीं जाता है। जब अधीनस्थ न्यायालय उसको रिजेक्ट कर देते हैं उसके बाद में ही हम जो है हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है किसी वाद को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसे कौन कौन से वाद है, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी अधीनस्थ न्यायालय या किसी भी हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता ना हो। तो उसे कौन कौन से अधिकार है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमें 3 अधिकारों पर विशेष चर्चा करनी है। कितने अधिकारों पर, 3 अधिकारों पर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सॉरी, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, इसका अर्थ क्या हो जाता है, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार अर्थात कि जो वो एक ऐसे कार्य या ऐसे विवाद जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ही उन पर विचार कर सकता है, इसके अलावा और कोई विचार नहीं कर सकता, तो उसको बोलेंगे हम एकमेव क्षेत्राधिकार। और प्रारंभिक क्यों बोला गया है, क्योंकि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो उन विवादों पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्कस करेगा, इस कारण से उनको प्रारंभिक बोला गया। और एक में का अर्थ हुआ कि सिर्फ मात्र सुप्रीम कोर्ट ही उसका निर्णय कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक समवर्ती अधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार।
ठीक है। तो समवर्ती और अपीलीय क्षेत्राधिकार ये इस प्रकार के अधिकार हैं दोस्तों कि जनता के द्वारा या विभिन्न राज्यों के मध्य कोई झगड़े उत्पन्न होते हैं, कोई विवाद उत्पन्न होते हैं, शासन के अंगों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, संविधान से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जनता के अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, तो इस प्रकार से दोस्तों किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, या समवर्ती अर्थात कुछ ऐसे अधिकार जो कि हाईकोर्ट को भी प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा सकता है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, इन सब पर हम तीनों पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये तीनों पॉइंट हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके दोस्तों प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का अर्थ समझते चलिए, आपको पूरा कंसेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, उसको हम एकमेव क्षेत्राधिकार के नाम से जानेंगे। इसके अलावा दो या दो से अधिक, इसमें दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1, भारतीय संघीय सरकार अर्थात कि केंद्र सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अब सब समझिए बात को, अगर कोई ऐसा विवाद होता है जो केंद्र सरकार और एक राज्य के बीच में है, या केंद्र सरकार या दो या अधिक राज्यों के बीच में है, तो ऐसे विवाद कहां जाएंगे, किसी हाई कोर्ट में नहीं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एकमेव क्षेत्राधिकार। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी अगर कोई विवाद होता है तो उसको भी दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, तो ये समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या हो जाएंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद उससे पहले किसी उच्च न्यायालय में या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। समवर्ती क्षेत्राधिकार, जैसा मैंने आपको पहले प्रारंभ में समझाया था कि समवर्ती का अर्थात अर्थ ये होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे अधिकार जिन्हें प्रारंभिक तौर पर अर्थात शुरुआत में ही हाई कोर्ट भी ले जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी लाया जा सकता है। ये विवाद लाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहां जाना चाहता है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और ऐसे विवाद होंगे आपके मूल अधिकारों से संबंधित। अगर आपके अर्थात किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो किसी भी जो है हाई कोर्ट में, सर्वोच्च उच्च न्यायालय में, या किसी जो है या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे समवर्ती क्षेत्राधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अपीलीय कौन सा, प्रारंभिक अपीलीय क्षेत्राधिकार अर्थात प्रारंभिक अपील का अधिकार, प्रारंभिक अपील करने का अधिकार। तो ये प्रारंभिक अधिकार भी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ में संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार का अधिकार भी प्रदान किया है, और वह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। आप सभी जानते हैं कि देखिए अपील का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको अधीनस्थ न्यायालय ने सजा सुना दी, आपने कोई ऐसा घृणित अपराध किया, उस अपराध के एवज में अधीनस्थ न्यायालय ने आपको सजा सुना दी, तो अब क्या करेंगे आप, या तो डायरेक्ट जेल चले जाइए, या फिर आप उस अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध उसका जो भी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम मतलब कि उसका उच्च कोर्ट, उच्च न्यायालय जो होगा, अर्थात अब चलो हाई कोर्ट की बात करते हैं, अब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अगर आपको सजा सुनाई है तो आप जो है उसके उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जाकर के अपील करेंगे कि साहब इन्होंने जो है किसी गलत कारण से हमको सजा सुना दी, या गलत फहमी में सजा सुनाई है ना, गलत साक्ष्यों के रूप में किसी प्रकार से आप कुछ उसको पेश करने का प्रयास करेंगे। अगर उच्च न्यायालय ने भी आपको सजा दी है, सजा सुनाई है, और यदि आप उच्च न्यायालय के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर आपको दोषी करार दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में आप और कहीं नहीं जा सकते। ये एक अलग बात है कि आप राष्ट्रपति साहब के पास जाकर के क्षमा याचना मांग सकते हो, उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, वो न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ही हमारा अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है, अपीलीय, अंतिम अपीलीय। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में किसी भी न्यायालय में कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है इनको प्रारंभिक अपीलीय क्षेत्राधिकार तो है ही है, साथ ही साथ में अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। अंतिम अपील का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है।
क्या क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हुआ रहा ना पूरा पूरा? चलिए ठीक है। तो इसके बाद में देखिए इसमें कुछ दोस्तों अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अगर कुछ संवैधानिक मामले होंगे, संवैधानिक मामले है ना, तो इनकी भी जो है अपील, प्रारंभिक अपील की जा सकती है। इसके अलावा दीवानी और फौजदारी अर्थात सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले और कुछ विशिष्ट अलग से मामले भी होते हैं, उनकी भी अपील की जा सकती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना शॉर्ट में इतना याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पर अब आ चुके हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार खत्म हो चुका है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, क्या समझ रहे हो शब्द से आप? अपील, अपील के लिए मतलब ये कि सर्वोच्च न्यायालय अपील करने का आदेश भी दे सकता है। कैसे, जरा समझिए। तो दोस्तों इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। एक संविधान के अनुच्छेद 136 के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर, दोस्तों इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, चाहे हमारा हाई कोर्ट, चाहे हमारा अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सैनिक न्यायालय के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। सैनिक न्यायालय एक अलग धारणा है, ठीक है ना, सैनिक न्यायालय एक अलग धारणा है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो स्वयं दो सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। इसकी शक्ति संवैधानिक प्रबंध नहीं है, मतलब इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रबंध नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम, देखिए मान लेते हैं कि कोई न्यायालय, कोई केस है देश के किसी भी राज्य के, कोई भी जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसमें अगर कोई केस चल रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि वो केस वहां नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई अन्य कारण कोई भी कारण हो सकता है, जैसे विधि का प्रश्न हो या संविधान के उपबंधों का प्रश्न हो, पुनर्वलोकन की बात हो, या कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसका वर्णन सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर तरीके से कर सकता है। तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में बुलवाने का पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश दे सकता है कि भैया काम कीजिए, वहां से केस को उठाइए, फाइल उठाइए और आप हमारे पास आइए, यहाँ अपील कीजिए, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि वो अपील करने का जो है आदेश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपनी इच्छा से। ठीक है, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। दोस्तों पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कोई फैसला दिया था, तो उस फैसले को बाद में आगे चल करके वो परिवर्तित कर सकते हैं, वो पलट सकते हैं। पलटने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कुछ भी उन्होंने जो पहले फैसला दिया है, आगे चल करके उन्हें कोई नया विवाद आता है, उस विवाद में स्थिति वही है जो पुराने विवाद में थी, जो फैसला दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रतिबंधित नहीं है कि जो पुराने विवाद पर उन्होंने जो फैसला दिया था वही फैसला दे, या पुराने विवाद पर जो जो भी उन्होंने निर्णय दिया था उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो उसको चेंज करने का भी इनको अधिकार है। ये अपने पूरी तरह से स्वतंत्र प्रकृति के अनुरूप ही ये निर्णय करते हैं, ये निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि हमारा सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र है ना, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। इसी कारण से दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 137 अनुच्छेद जो आर्टिकल है हमारा संविधान का, उस आर्टिकल के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के द्वारा जो भी आदेश या निर्णय दिए गए हैं उन पर पुनर्विचार कर सके और साथ में उनका परिवर्तन भी उनमें कर सकता है। ठीक है, और ऐसा उस समय किया जाता है जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यह शंका हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है। आगे चलकर देखिए गलती किससे नहीं होती, सर्वोच्च न्यायालय भी दोस्तों अपना फैसला देने के बाद में हो सकता है कि कुछ ऐसे तथ्य उनके सामने आ जाए जिससे उन्हें भी ये प्रमाणित हो जाए कि आज जो हमने निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं गलत था। क्यों ये वापस से क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि दोस्तों उनको सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इसके बाद में व्यक्ति और कहीं अपील नहीं कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलना चाहिए, यही प्रयास सर्वप्रथम होता है किसी भी न्यायालय का, है ना। तो इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ये नहीं करते हैं, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि इसके बाद में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा। इस कारण से ये विशेष अधिकार 137 के तहत
जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अर्थात परामर्श करने का क्षेत्राधिकार। अब परामर्श करने का क्षेत्राधिकार मतलब क्या हुआ, इनके पास में एक अधिकार, एक शक्ति और भी है सुप्रीम कोर्ट के पास में। वो शक्ति ये है दोस्तों कि हमारे राष्ट्रपति साहब, अगर राष्ट्रपति साहब किसी दुविधा में उलझ जाते हैं या उनके सामने कोई ऐसा विधि का प्रश्न आ जाता है जिसमें उनको ये लगता है कि यार क्यों ना इस तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले ली जाए, सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले ली जाए, तो दोस्तों वो अर्थात राष्ट्रपति साहब जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह भी देगा, लेकिन राष्ट्रपति साहब जो है उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। मतलब कि ऐसी मजबूरी नहीं है कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दी है तो सलाह को राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। सलाह माने या ना माने राष्ट्रपति साहब की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, और ऐसा कैसा ही दोस्तों इस स्लाइड में लिखा हुआ है, इस कारण से मैंने स्लाइड आपको नहीं बनाई है। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हो सकता है किसी एक विशेष विवाद था, एक कोई विशेष केस था, कोई विशेष विवाद था, उस पर कोई निर्णय दिया है। अब उसी प्रकार उसी प्रकृति का कोई विवाद अगर अधीनस्थ न्यायालय में या उच्च न्यायालय में चल रहा है तो कोई भी अधिवक्ता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वो वाला विवाद पर जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो निर्णय उन कोर्ट को दिखा सकता है। कौन से कोर्ट को? हाई कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट को। और उनको बोल सकता है कि देखिए साहब इस प्रकृति का ये विवाद था, सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था और इस निर्णय के आधार पर आप भी इसको समझिए और इसके अनुसार ही हमें इसमें भी निर्णय दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों उसका पालन हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय करेंगे। इसी का मतलब होता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय मतलब का और क्लियर शब्दों में समझाता हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों को या उन आदेशों को संभाल कर रखा जाता है और उन निर्णय आदेशों के अनुसार ही जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और उच्च न्यायालय होते हैं वो उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। उनके अनुसार ही कार्य करते हैं मतलब समझिए दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूं कि सेम प्रकृति का, जिस प्रकृति का विवाद सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जिस विवाद पर वो फैसला दिया था, उसी प्रकृति का ऐसा ही कोई विवाद अगर हाई कोर्ट में जाता है तो दोस्तों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो उन्होंने निर्णय दिया था वो निर्णय वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सबूत के रूप में, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में ये सुप्रीम कोर्ट भी कार्य करता है। एक बार वो स्लाइड भी आप पढ़ लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल कौन सा है ये? 129 है ना। 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो एक सबूत के रूप में, साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा उनका। साक्ष्य मतलब कि वही जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि उसी सेम प्रकृति का कोई विवाद है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे आप वहां पेश कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ये निर्णय दिया था, है ना। तो इस प्रकार से उसी प्रकृति को फॉलो करते हुए, उसी निर्णय को फॉलो करते हुए उनको अधीनस्थ न्यायालय भी उसी प्रकार का निर्णय देंगे। ठीक है, उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। कोई भी जज उसको ठुकरा नहीं सकता है। और इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। या इसके अलावा दोस्तों अभिलेख न्यायालय इसको इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी ने भी, नागरिक हो या सरकार का कोई अंग हो, अगर किसी ने भी न्यायालय के खिलाफ कुछ बोला, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोला, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर शक किया, शंका की या उसके बारे में कोई टिप्पणी की, तो वो जो है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अवमानना के तहत उसको, उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं उनकी निंदा या आलोचना करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी उनकी आलोचना नहीं कर सकता है। इसी कारण से उनकी प्रकृति स्वतंत्र बनी हुई है। जैसे कि सरकार की हम फटाक से आलोचना करते हैं, है ना। सरकार ने कोई सा भी कदम उठाएंगे तो खट से सबसे पहले हम उसको बिना सोचे समझे उसकी सबसे पहले आलोचना करते हैं, है ना, कि यार ये तो होने नहीं चाहिए था, है ना। तो क्या इस प्रकार की आलोचना कभी आपने देखी है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर किसी ने आलोचना की हो? ना, किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती, कोई कर ही नहीं सकता, करेगा तो सीधा जेल में जाएगा अवमानना के तहत। कौन से? अवमानना के तहत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक अधिकारों का रक्षक
ये आप भली भांति समझ ही चुके हैं कि भाई मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रथम अधिकार जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है, और हालांकि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार उच्च न्यायालय को भी है ना। और इसी के तहत दोस्तों, इसी के तहत ये दिया गया है आपको आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में, और इसी के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें कि रिट है आपकी प्रत्यक्षीकरण। रिट का दोस्तों नाम आपको रटना ही पड़ेगा, नाम थोड़े अजीब है लेकिन 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो रट जाएंगे। प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्याशा और उत्प्रेषण के लेख, उत्प्रेषण की रिट, उत्प्रेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये 5 प्रकार के रिट है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है किसी भी मूल अधिकार के हनन होने पर। ठीक है, अब ये रिट क्या होती है, तो सर रिट कुछ नहीं होती है, रिट एक आदेश ही है, ये समझ लीजिए आप लोग। एक आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट इन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत दे सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बस आपको अभी इस पे डिटेल में नहीं जानना है रिट का क्या होता है, क्योंकि रिट के एक अपने आप में दोस्तों एक अर्थ निकलते हैं। जैसे अगर शॉर्ट में अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे प्रत्यक्षीकरण रेट है, ये हमारी प्रथम रेट है प्रत्यक्षीकरण, जो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ये होता है कि जब कोई किसी को जब कार्यपालिका के कोई व्यक्ति अर्थात प्रशासन का तंत्र, कोई भी व्यक्ति जब किसी को गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद में वो न्यायालय में नहीं ले जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है और वहां अपील कर सकता है कि साहब मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है लेकिन न्यायालय में अभी तक पेश नहीं किया गया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उस कार्यपालिका के व्यक्ति को कि भैया उस व्यक्ति को जिसको आपने अरेस्ट किया है उसे न्यायालय में पेश करो, यही होता अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रत्यक्षीकरण, माफ करना प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, परमादेश, इसमें भी कुछ आदेश दिए जाते हैं। प्रतिषेध, काम करने से रोका जाता है। अधिकार प्रच्छा, किस अधिकार से आप अपने पद पर बने हुए हैं, उत्प्रेषण वगैरह। तो ये दोस्तों 5 प्रकार की प्रत्येक रिट होती है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इसके बारे में नेक्स्ट अगर इसमें कहीं वर्णन आता है, हमारे जो अभी न्यायिक सक्रियता वाला चैप्टर आने वाला है उसमें अगर कभी अधिकार प्रच्छा, इनके जो 5 रेट है इनके बारे में अगर वर्णन आएगा दोस्तों सिलेबस के अनुसार, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो आप चिंता मत कीजिए, इस पूरे सेशन में कहीं ना कहीं तो आपको ही सीखने को मिल ही जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक है, तो बस आप इतने में संतुष्ट रहें, फिलहाल इतने की ही आपको आवश्यकता है, और जितनी की आवश्यकता है उतना ही ले तो ज्यादा बेहतर है। कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन जितना हमने किया है, ये बीए में जितना दिया गया है उतना नहीं है दोस्तों, ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। जब वास्तविक रूप से आप कभी अगर बीए के बाद में यूपीएससी या कहीं और दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं, या इसको विस्तार से पढ़ने लगेंगे किसी भी पॉलिटी में, जब पॉलिटी को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप जब आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ने को मिलेगा, न्यायपालिका पढ़ने को मिलेगी दोस्तों, तो वो अपने आप में ही एक किताब होगी। बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये अपने आप में, ठीक है ना। चलिए, तो हालांकि चैप्टर भी बहुत बड़ा था, इसको काफी शॉर्ट करने के मतलब जो आवश्यक चीजें हैं है ना, उनको ही निकाल कर मैं आपके लोगों के लिए लाता हूँ, ताकि आपके पास में जो किताबों में जो सब कचरा भरा हुआ होता है तो उस कचरे से आप तो निजात पा लें। ठीक है, तो दोस्तों किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मूल अधिकारों के हनन होने पर आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट का गेट खटखटाने की। ठीक है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अब तक के कार्य के आधार पर निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति हमेशा से सजग रहा है और सफल भी रहा है। तो क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की प्रकृति शुरू से ही स्वतंत्र प्रकृति रही है, और स्वतंत्र प्रकृति रहने के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी कार्य किए हैं वो सबके साथ स्वतंत्र प्रकृति के तहत जो है अपने कार्यों में शुरू से ही वो सफल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, संविधान का रक्षक और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। दोस्तों जिनको भी नहीं पता है, हालांकि कुछ दोस्तों को पता है, कुछ दोस्तों को नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, तो उनको भी मैं एक्सप्लेन करते चलता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, न्यायिक, देखिए संविधान का रक्षक तो आप समझ चुके हैं कि संविधान का रक्षक क्या होता है। संविधान का रक्षक क्या होता है कि संविधान का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करने का, या उसको दंडित करने का कार्य ही समझ लीजिए आप लोग। और मान लेते हैं कोई विधायिका अगर ऐसा कानून बना देती है कि संविधान के उपबंधों के उल्लंघन कर रहा है, वो कोई कानून अगर आया है बन के, जो विधायिका ने बनाया कोई कानून, अगर वो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे कानून को रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अब जरा समझ इस कहानी को पूरी,
मान लेते विधायिका ने एक कानून नहीं बनाया, वो कानून जनता के मूल अधिकारों का हनन करता है, लेकिन पूरा जो जितना पूरा कानून था, पूरी व्यवस्था थी, वो पूरा कानून जनता के मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं था। सिर्फ उसका कुछ ही पार्ट उस पूरे कानून का कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट मूल अधिकारों के खिलाफ था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जाता है सुप्रीम कोर्ट में और अपील करता है कि साहब मेरे मूल अधिकारों का इस कानून के द्वारा हनन किया जा रहा है, मेरे मूल अधिकार छीने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को अपने पास बुलवाएगा और उस कानून को अच्छे से उसका निरीक्षण करेगा, देखेगा कि कानून किस प्रकार का है, क्या वास्तविक रूप से इसका उल्लंघन हो रहा है। तो अगर इस पूरे निरीक्षण में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ, इस कानून के द्वारा जनता, इस कानून के कुछ एक छोटे से पार्ट के कारण जनता के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सुप्रीम कोर्ट कानून का के उस भाग को रद्द कर देगा, शून्य कर देगा। किस भाग को? जो भाग जनता के मूल अधिकारों का हनन कर रहा था, और बाकी का जितना शेष जो कानून बचा हुआ है वो ऐसा का ऐसे ही यथावत चलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस परिवर्तन को, इस चेंजेस को ही यहाँ न्यायिक पुनर्वलोकन बोला जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना? अब यही आपको स्लाइड में पढ़ने को मिलेगा। अब जरा एक बार पढ़ लेते हैं स्पीड से। तो सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच करने का संविधान के रक्षक की शक्ति प्राप्त है, अर्थात कि संविधान जो भी कानून होते हैं उनके कानून कितने वैध है या नहीं है, इसकी जांच करने का अधिकार संविधान को दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 131 और 132 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों अर्थात वही कानून के पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल आप याद रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। 131 और 132 के तहत, है ना, 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, और 132 के तहत माफ करना, 131 और 132 मतलब 131 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका पुनर्वलोकन करेगा, और 132 के तहत राज्य सरकारों के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है जो संविधान के खिलाफ होगा, तो उसका भी पुनर्वलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। ठीक है, यदि संसद या राज्य विधानमंडल मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार संविधान का अतिक्रमण करते हैं, अर्थात संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं, या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट कोई कानून बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस कानून या उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जा सकता है, कर दिया जाता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति एग्जैक्टली है ना। क्यों? क्योंकि भाई संसद ने, सरकार कोई कानून बनाकर ला रही है और सरकार को डायरेक्टली चुनौती देकर सीधा रद्द कर रहा है, तो इतनी बड़ी शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति होगी ना भाई, क्योंकि सरकार हमारा सबसे प्रमुख अंग संसद है। संसद के कार्य को रद्द कर देना एक ही झटके में, बिना किसी से डिस्कस किए, बिना किसी, और उनके रद्द करने पर कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकता। सोचिए आप, उनके अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया तो उस पर कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकता, इतनी शक्ति है। तो ये सबसे प्रमुख शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, नेक्स्ट एंड शक्तियों के तहत लास्ट पॉइंट है दोस्तों, न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन के कारण ही दोस्तों हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। भाई न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन, भाई जितना भी न्यायिक क्षेत्र है उसके सबसे हेड बन के बैठे हुए हमारा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। जितने भी न्यायालय, जो भी उनकी प्रोसेस होती है, सब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को न्याय क्षेत्र के प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 146 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने का या उसकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जितने भी कर्मचारी होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, उनको नियुक्त कर सकता है, उनके वेतन भत्ते भी स्वयं ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर आवश्यक समझे तो ये निर्देश दे सकते हैं कि इस प्रकार की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद की जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। किससे? लोक सेवा आयोग से। ठीक है, हमारे यूपीएससी बोर्ड से। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय को भी वह न्यायिक प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सकता है, और इसी के साथ में हमारा ये शक्तियों वाला पार्ट होता है द एंड। नेक्स्ट में दोस्तों अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की विशेषता और महत्व पर। विशेषता और महत्व पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन दोस्तों समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एकदम सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। जितने पार्ट आपने, ये तीसरा पार्ट है हमारा न्यायपालिका के तहत, अगर दोनों, उससे पहले के दोनों पार्ट और ये वाला पार्ट अपने अभी तक अगर हम मुझे कंप्लीट न्यायपालिका पर देखा है,
तो इतना मुझे पता है कि आपको बिल्कुल भी तकलीफ अब नहीं आएगी। इसकी विशेषता या महत्व पर चर्चा करने में आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है विशेषताओं पर चर्चा करने में, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे अब, है ना। तो जो 6 पॉइंट है इन पर वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च संविधान के द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपको पता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 1998 के निर्णय के आधार पर व्यवस्था कर दी है कि अब इस प्रसंग में सरकार या सरकार के मुख्य न्यायाधीश किसी के भी द्वारा मनमाना आचरण नहीं किया जा सकता। मतलब सिंपल सा ये है, सिंपल व्यवहारिक रूप से समझेंगे आप। तो दोस्तों 1998 में जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट, स्वयं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने दोस्तों ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का कोई भी अंग मनमानी नहीं कर सकता है। मतलब अपने मनमाने रूप से, अपने मनमानी आचरण के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बिठा सकते हो। तो होता क्या था कि सरकार में जो लोग थे, जो संसद में जो नेता थे, जो मंत्री थे, वो अपने अनुसार अपने ही व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बना देते थे और फिर अपने अनुसार ही वो निर्णय मांगा करते थे। क्योंकि भाई कोई व्यक्ति अपना व्यक्ति भेजेगा तो उससे वही उम्मीद करेगा ना कि अपने पक्ष में निर्णय देगा। इस कारण से दोस्तों 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये फैसला दिया और ये कहा कि अब कोई भी व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में। इसके साथ ही दोस्तों, इसी निर्णय के साथ ही उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रणाली को गठित कर लिया, जिस प्रणाली को नाम दिया कॉलेजियम प्रणाली। और कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत कुछ न्यायाधीशों का एक संगठन बैठता है और वही लोग न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति साहब के द्वारा होती है, लेकिन डिसाइड वही करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति साहब को वो कॉलेजियम प्रणाली ही जो है राष्ट्रपति साहब को परामर्श देती है कि फलाने व्यक्ति को नियुक्त करना है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में इसे निश्चित रूप से श्रेष्ठ प्रक्रिया और श्रेष्ठ स्थिति कहा जा सकता है। भाई ये जो कॉलेजियम की प्रणाली आई, इससे तो ये सुप्रीम कोर्ट अपने आप में और ज्यादा स्वतंत्र हो गया। क्योंकि स्वतंत्र इसलिए हो गया, स्वतंत्र होने से क्या कि उनके नियुक्ति, जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति पर किसी और का नियंत्रण नहीं होगा, तो स्वतंत्र ही हो जाएगा। स्वतंत्र होगा तो वो निर्णय अपने हिसाब से बिल्कुल उचित प्रक्रिया के तहत देंगे, है ना। नेक्स्ट है कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा। भाई अब देखिए, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र कब होता है, जब उसे कुछ बातों का आश्वासन मिल जाए। जैसे कि एक तो वो स्वतंत्र हो, उस पर किसी का नियंत्रण ना हो। अब वो नियंत्रण कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, एक पैसों का नियंत्रण हो सकता है, एक लालच भी हो सकता है, एक डर हो सकता है। अब पैसों का नियंत्रण कौन सा, कि उसको जो वेतन भत्ते मिल रहे हैं वो कौन दे रहा है, भाई देने वाले के प्रति हमेशा वो उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, है ना। और दूसरा होता है एक लालच, क्या लालच की कोई गुंजाइश इसमें छोड़ी गई है ना। वो तीसरी बात एक और होती है, और वो होती है दोस्तों आपके जो है एक डर। एक डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो इसके पक्ष में नहीं दिया तो कहीं मुझे पद से ना हटा दे, है ना। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इन तीनों बातों से एकदम अलग रखा है। जब हम वेतन की बात करते हैं तो वेतन के लिए इन्हें किसी सरकार के गेट खटखटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इनका संचित नीति से डायरेक्टली इनका वेतन आता है। संचित नीति जो हमारी सरकार की संचित नीति है, संचित नीति से सीधा वेतन आता है, ठीक है। इस कारण से इन्हें सरकार के सामने कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है वेतन के लिए। दूसरी बात लालच, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्हें दोस्तों रिटायरमेंट के बाद में कहीं और सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। मतलब सरकारी पद वो मिलेंगे उनको अलग से, लेकिन जो सरकार के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, इनमें इनको सीटें प्रदान नहीं की जाती है, ठीक है। नहीं तो ये उसका लालच दे सकते थे कि भैया आप जो है हमारे पक्ष में फैसला दीजिए और इसके बदले में, इसके एवज में हम आपको आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको राज्यसभा का सभापति बना देंगे, या फिर राज्यसभा का सदस्य बना लेंगे, या लोकसभा का सदस्य बना, कुछ भी ऐसा एक लालच हो सकता था, लेकिन उस लालच से भी इनको दूर रखा गया है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों डर की, तो डर था कि इनको कैसे हटाया जाएगा। तो हटाने की प्रक्रिया हम पहले समझ चुके हैं कि वो जो महाभियोग की प्रक्रिया उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से इनका पूरा कार्यकाल एक फिक्स कर दिया गया है, स्वतंत्र कर दिया गया है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस स्लाइड आप खुद स्वयं पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि हम इस पूरी स्लाइड पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके गठन के तहत ही। गठन पर जब हमने बात की थी तब हम इस पर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेतन पर्याप्त और संसदीय नियंत्रण से परे है। वेतन दोस्तों आपको बता दिया मैंने आपको, संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है।
है ना, और पर्याप्त वेतन इनको मिलता है। इसी कारण से दोस्तों इनमें भ्रष्टाचार जैसी कोई विशेष भावना नहीं पाई जाती है, और जो है मतलब एक पर्याप्त वेतन भत्ता है इनका, जिस कारण से इनमें एक पैसे की भूख जो होती है वो नहीं होती इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति। तो कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति, इसका मतलब ये होगा कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सी कार्य प्रणाली के तहत कार्य करेगा, वो अपने नियम स्वयं निर्माण कर सकता है, अपने नियमों का स्वयं निर्माण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। तो कर्मचारी, भाई कर्मचारी की नियुक्ति, कौन से कर्मचारी दोस्तों, न्यायालय के कर्मचारी। तो न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है सुप्रीम कोर्ट, उनको वेतन भत्ते स्वयं प्रोवाइड करता है, स्वयं निर्धारित करता है। ठीक है ना, हालांकि उनके वेतन भत्ते आते हैं संचित निधि से, लेकिन निर्धारित कौन करेगा, वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो मेरे दोस्तों उन पर नियंत्रण भी कौन करेगा, कोई संसद का नियंत्रण तो होगा नहीं, वो स्वयं करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का उन पर नियंत्रण होगा। ठीक है ना, उन मुक्तियों की अगर बात करें, उन मुक्तियां मतलब कि कुछ उनको छूट प्रदान की जाती है, तो उन मुक्तियों के अंतर्गत अधिकारी क्षमता में किए गए न्यायालय के निर्णय और कार्य आलोचना से परे है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा दिए जाते हैं, उन पर किसी प्रकार से आलोचना उनकी नहीं की जा सकती है, संसद में भी उन पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़ करके। ठीक है, संसद में न्यायाधीशों के कार्यों पर विचार विमर्श बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये सर्वोच्च न्यायालय का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा सेशन होगा वो होगा उच्च न्यायालय पर, हाई कोर्ट पर हमारा डिस्कशन होगा। तो दोस्तों मुझे बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, क्या पूरा सर्वोच्च न्यायालय का कंसेप्ट पूरा दिमाग में क्लियर हो पाया। कोई डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए, डाउट ना हो तो भी मुझे बताइए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। कमेंट करने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि मुझे आपकी इच्छाएं पता चल जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट आज जरूर करूंगा, मैं हमेशा सोचकर आता हूं लेकिन नहीं कर पाता हूं, भूल जाता हूं वैसे तो, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो जाता है, तो उसके बाद में फिर जाने की थोड़ी कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि थोड़ा सा अब मुझे आवश्यकता है आप लोगों की, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, योधा जी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए पूरी निःशुल्क रूप से, मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया जब तक यूट्यूब पे हूँ निःशुल्क पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को। लेकिन दोस्तों मुझे सिर्फ मैं ही आप लोगों के लिए कुछ करूँ और आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये ऐसा चल नहीं पाएगा, ज्यादा समय नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी होती है तो दो पहिया आवश्यक है गाड़ी के लिए, है ना। तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत आवश्यकता है, सपोर्ट की, थोड़ा सपोर्ट करें। और सपोर्ट में दोस्तों मैं आपसे किसी अन्य प्रकार की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट में सिर्फ मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप जो भी क्लासेस देख रहे हैं उनको अधिक से अधिक उनको शेयर करें, क्योंकि व्यूज क्लासेस पे बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं दोस्तों, मेरी मेहनत के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते हैं, आप हमेशा इंतजार भी करते हैं, लेकिन यार थोड़ा सा क्या आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि आप सपोर्ट नहीं करें दोस्तों, हो सकता है पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद में अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं हर रोज की निराशा को, देखिए कब तक, एक क्षमता मेरी भी है ना कि मैं इस निराशा को कब तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, कब तक सहन कर सकता हूँ, एक सहन की एक सीमा होगी। हो सकता है कि अभी इतनी इस, है ना, तो ये जो निराशा है कभी इतनी बढ़ जाए कि दोस्तों फिर मैं आगे से इस प्लेटफॉर्म पे आने की अपेक्षा कोई नई वेबसाइट बना करके उधर मूव कर जाऊं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी चाहते हैं कि YouTube पर मैं इसी तरह आपके साथ तीनों साल बना रहूं, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आपको सिर्फ एक बार करना है दोस्तों, सिर्फ एक बार अगर हमारा ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा उठ गया तो उसके बाद में आपको कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड ईयर के बाद में आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं ना, तो वो भी दोस्तों मैं ही कराऊंगा आप लोगों को, एक नए चैनल पर लेकर के आकर आपको, और वहां पर कंप्लीट जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी में करवाऊंगा दोस्तों। मैं और मेरी पूरी टीम के साथ में आपको पूरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पूरी निःशुल्क तैयारी की जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बस यही आग्रह करूंगा, थोड़ा सपोर्ट करें, सेशन को शेयर अधिक से अधिक, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। और सिर्फ एक ही सेशन को दोस्तों, जितने भी वीडियो आपके अपलोड होते हैं कर दिया करें शेयर, उसमें क्या जाता है ये समझ नहीं आता। भाई व्हाट्सएप है आपके पास में, फेसबुक है आपके पास में, कितने सारे संसाधन शेयर करने के, ठीक है।
मैं और सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उस व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि जिसको हमारे सेशन पसंद है, जिनको लगता है कि वाकई में मैं आपको एक उचित चीज दे पा रहा हूँ और वो चीज दे रहा हूँ जो पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। और मैं पूरा प्रोमिस के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब पर बीए के लिए ऐसा कहीं कंसेप्ट, ऐसे कोई कोई इतना डाटा या इतना कंसेप्ट नहीं मिलेंगे आपको, इतना अच्छे से कन्वेंस करना आपको नहीं मिलेगा, इतना पूरा विस्तार से पढ़ाना, इतना मेहनत नहीं करेगा दोस्तों कोई भी। तो इसलिए बस यही रिक्वेस्ट है मेरी दोस्तों कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे, आप लोग, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। आपके सपोर्ट से ही ये प्लेटफॉर्म बना रह सकता है दोस्तों। और इस प्लेटफॉर्म में बस मैं इतना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी हमारी क्लासेस अपलोड होती है उनके बस की 12 या 24 घंटे के अंदर इतने पर्याप्त व्यूज मिल जाए जिससे कि क्लासेस अपने आप प्रमोट होती चली जाए, है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको मैं आपका हालांकि व्यर्थ में टाइम ले रहा हूँ अभी, लेकिन अब मेरे लिए तो आवश्यक है यार कि अब ये मेरे काम की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको ये व्यर्थ लगे टाइम, है ना। तो हालांकि स्वार्थी होना अच्छी बात है, लेकिन इतना स्वार्थी भी, है ना, तो समझिए दोस्तों, मैं आपसे किसी पैसे की डिमांड कभी नहीं करता हूँ। शुरू से मैंने बोला है दोस्तों, मैं कभी आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करूंगा। लेक्चर में पढ़ाते वक्त कोई पैसे की डिमांड नहीं होगी। मैं सिर्फ देखिए, अगर आपके पीपीटी से लेकर के पूरा लेक्चर लेकर आता हूँ, आपको क्या लगता है दोस्तों कितना टाइम मुझे लगता होगा? आपके लिए ही टोटल कंप्लीटली बस मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। तो यार दोस्तों, मेरा भी परिवार होगा, मेरे साथ भी कुछ लोग जुड़े होंगे, तो सब मेरा भी मतलब, है ना, समझ रहे ना बात को। तो दोस्तों, उन चीजों के तहत मुझे भी तो उन चीजों की आवश्यकता होगी, तो कहीं ना कहीं से तो मुझे व्यवस्था करनी होगी ना। तो जब आप लोग दोस्तों, मैं आप लोगों से डिमांड इसलिए नहीं करता हूँ पेमेंट के लिए, क्योंकि ऐसे पेमेंट लेकर के पढ़ाने वाले हजारों लाखों हैं, यूट्यूब पर भी है, सब जगह मिल जाएंगे आपको। फ्री में निःशुल्क रूप से आपको ऐसी शिक्षा में देना चाहता हूँ जो आपको पेमेंट करने के बाद भी नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये सब मेरे प्रयास, जो भी मेरे प्रयास है, वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना सब अधूरे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इससे भी बेहतर क्वालिटी के साथ में और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ में और बेहतर डाटा और बेहतर रिजल्ट के साथ में ला कर दूंगा। लेकिन सपोर्ट आपका आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं हाईकोर्ट के साथ में, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम हाईकोर्ट पर। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।